चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 22 के 22 जिलों के बारे में बताऊंगा, और 22 जिले कम से कम अपने 35 से 40 घंटे ले लेंगे। तो 35 से 40 घंटे का जो सफर होगा, इस सफर में आप लोग हरियाणा के हर कॉर्नर से परिचित हो जाओगे। हरियाणा का 44,212 स्क्वायर किलोमीटर पूरा का पूरा एरिया के ऊपर मैं आप लोगों को सफर तय करवाऊंगा। 22 के 22 जिलों से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर होते चले जाएंगे। 22 के 22 जिलों की हिस्ट्री को समझेंगे, ज्योग्राफी को समझेंगे, पॉलिटी को समझेंगे। 22 जिलों के अंदर जो मिसलेनियस पार्ट है उसको मेरे बच्चों हम क्या है कवर करेंगे। सबसे पहला जो जिला होगा हमारा, अब मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब अपने हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा गठन के समय हरियाणा में यहाँ पर कितने जिले थे बच्चों? आप सभी को पता है 7 जिले थे। तो सबसे पहले उन्हीं 7 जिलों को हम कवर करेंगे, और वो सातों के सातों जिले मैंने आपको बताए थे, एक लाइन से आपको याद रखने हैं, कागज अमर है। कागज में कैसे करनाल बना था, कैसे गुरुग्राम बना था, जैसे जींद बना था, ऐसे अंबाला बना था, मैसे महेंद्रगढ़ बना था, ऐसे रोहतक बना था, ऐसे हिसार बना था। तो इन 7 जिलों को सबसे पहले कवर करेंगे, और 7 के बाद जो बाकी 15 जिले जिस जिस समय पर अस्तित्व में वो आए हैं उसी सीक्वेंस के आधार पर हम कवर करेंगे। मतलब 22वें जिले के रूप में हम चरखी दादरी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम करनाल को। किसको शुरू करेंगे? करनाल को शुरू करेंगे। बच्चों जब भी हम जिले की शुरुआत करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस जिले को हम पढ़ते हैं वो हरियाणा के मानचित्र के ऊपर कहां पर स्थित है, कौन सी दिशा में वो जिला पड़ता है, उस जिले की जमीन हरियाणा के अंदर कौन से कॉर्नर में है। तो बच्चों उसे हम बोलते हैं स्थिति। क्या बोलते हैं? स्थिति बोलते हैं। तो जब भी हम जिला पढ़ेंगे सबसे पहले उस जिले की हम कवर करेंगे स्थिति, और स्थिति का मतलब होता है मेरे बच्चों लोकेशन। हरियाणा के मानचित्र के ऊपर कोई भी जिला कौन सी दिशा में स्थित है उसे उस जिले की स्थिति बोलेंगे। लेकिन यहां पर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर स्थिति कहां से तय की जाती है, स्थिति का पता कहां से लगाया जाता है? बच्चों स्थिति का मतलब है कि कोई भी जमीन, कोई भी क्षेत्र चारों दिशाओं में कौन सी दिशा में स्थित है, और यदि हमें स्थिति निकालनी है तो लोकेशन हमेशा सेंटर से निकलती है। कहां से निकलती है? सेंटर से। यदि हम अपने हरियाणा के मानचित्र को देखते हैं तो हरियाणा के मानचित्र के ऊपर जिस करनाल जिले को मैं पढ़ा रहा हूं वो करनाल जिला आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ये वाला जो जिला है आपका ये करनाल है। आंखों के अंदर सारी की सारी ये इमेज आप लोगों के बसती चली जानी चाहिए, क्योंकि आंखों में जब तक कोई इमेज नहीं बसेगी हरियाणा जीके या कोई भी जीके बच्चों आपकी मजबूत नहीं हो सकती है। तो आपको आंखों से काम करवाना है, ठीक है। तो यह है आपका करनाल जिला। और करनाल जिले की यदि हम स्थिति निकाल रहे हैं तो स्थिति हमेशा कहां से निकलती है? सेंटर से निकलती है। और हरियाणा का जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपको नजर आएगा मेरे बच्चों जींद और रोहतक वाला क्षेत्र। और जींद और रोहतक वाले क्षेत्र में आके जब आप प्लस का निशान लगाओगे तो प्लस का निशान लगाते ही बच्चों आपकी 4 दिशाएं बन जाएंगी। 4 दिशा कैसे बन जाएगी? आपको यहां पर नजर आएगा राइट हैंड, और राइट हैंड कौन सी दिशा होती है बच्चों? पूर्व दिशा होती है। लिखने वाला हाथ यदि तुम्हारा दायां हाथ है, राइट हैंड है, उल्टा हाथ है, वो हमेशा पूर्व दिशा होगी। उल्टे हाथ वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों? पश्चिम होती है। जिस साइड हमारी मुंडी होती है, मुंडी का मतलब सिर, बच्चों जिस साइड हमारी मुंडी होती है मुंडी वाली दिशा उत्तर होती है। और जिस साइड होते हैं हमारे पैर यानी कि चरण, चरणों वाली दिशा होती है दक्षिण। तो ये चारों दिशाओं का ज्ञान आप लोगों को ले लेना है। यदि आप हरियाणा के सेंटर में आके करनाल की तरफ देखोगे तो करनाल आपको बच्चों सिर और राइट हैंड साइड वाले बीच क्षेत्र में नजर आएगा। और ये बीच वाला जो क्षेत्र है ये दोनों दिशाओं का हिस्सा होगा। और दोनों दिशा कौन सी है? एक है उत्तर और एक है पूर्व। तो इसे हम क्या बोल देंगे? उत्तर पूर्व। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि करनाल की जो लोकेशन है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। करनाल हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है बच्चों? उत्तर पूर्व में, ठीक है। अब देखिएगा ये तो हमने स्थिति निकाल दी है करनाल की। लेकिन आप लोगों ने यदि पहले के पेपरों में देखा हो, पहले के पेपरों में यदि आप लोगों ने देखा हो तो मेरे बच्चों एक जिले से दूसरे जिलों की स्थिति भी पूछी जाती है।
यानी कि यहां से और अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और अच्छे क्वेश्चन ये बनेंगे, हमें अपने करनाल के पड़ोसी देखने पड़ेंगे। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि करनाल का कौन कौन सा जिला पड़ोसी है, तो करनाल के पड़ोसी यदि आप देखते हैं तो बच्चों एक तो आपको करनाल का पड़ोसी नजर आएगा ये, और ये कौन है सर, ये है यमुनानगर। करनाल के साथ कौन कौन से हरियाणा के जिलों की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन भी कवर करते जाना। करनाल के साथ एक सीमा लगती है यमुनानगर की। करनाल के साथ बच्चों एक सीमा लगती है इस कुरुक्षेत्र की। करनाल के साथ सीमा लगती है बच्चों किसकी, कैथल की। करनाल के साथ सीमा किसकी लगती है, जींद की। करनाल के साथ और सीमा किसकी लगती है, पानीपत की। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि करनाल के साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो आप लोगों को बोलना है 5 जिले हैं। एक है यमुनानगर, एक है कुरुक्षेत्र, एक है कैथल, एक है जींद, एक है पानीपत। ठीक है, अब हम यहां से चर्चा करें कि ये जो 5 जिले जो करनाल के पड़ोसी हैं, ये 5 जिले जो करनाल के पड़ोसी हैं, ये करनाल से कौन कौन सी दिशा में स्थित है। बच्चों करनाल से यदि हमें करनाल के पड़ोसी जिलों की स्थिति देखनी है तो हमें करनाल के बीच में आना पड़ेगा। बीच में आके फिर हमें प्लस का निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का निशान लगाए बगैर हम चारों दिशाओं का पता नहीं लगा सकते हैं। जब आपने करनाल के सेंटर में आके प्लस का निशान लगाया तो करनाल के उत्तर में कौन होगा, कुरुक्षेत्र। करनाल के दक्षिण में कौन होगा, पानीपत। करनाल के उत्तर पूर्व में कौन होगा, यमुनानगर। करनाल के पूर्व में कौन होगा, उत्तर प्रदेश। करनाल के पश्चिम में कौन होगा, कैथल। करनाल के दक्षिण पश्चिम में कौन होगा, जींद। ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो अब मैं आप लोगों को करनाल जिले से बाकी जिलों की स्थिति यहां पे लिखवा रहा हूं, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। बस एक जिले में ज्यादा टाइम लगाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसी पैटर्न के ऊपर अन्य जिले कवर कराऊंगा, उसके बाद आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, फटाफट काम करेंगे। करनाल से अन्य जिलों की स्थिति। ठीक है बच्चों, यदि ये करनाल है तो करनाल के पूर्व में है बच्चों उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, कहीं आप सोचो कि सर ये क्या करवा रहे हैं। करनाल के पूर्व में है उत्तर प्रदेश, तो पश्चिम में कौन होगा बच्चों, कैथल। उत्तर में कौन होगा, कुरुक्षेत्र। तो दक्षिण में कौन होगा, पानीपत। तो उत्तर पूर्व में कौन होगा, यमुनानगर। उत्तर पूर्व में कौन होगा, यमुनानगर। तो मेरे बच्चों दक्षिण पश्चिम में कौन होगा, जी। यहां तक बातें समझ में आई, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
तो पहला जो जिला है बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, क्योंकि उसी जिले के ऊपर हम बाकी जिलों को पढ़ेंगे। यानी कि जब मैं दूसरा जिला पढ़ाऊंगा उसकी भी स्थिति बताऊंगा, फिर उस जिले से अन्य जिलों की स्थिति भी बताऊंगा, पड़ोसी ये सारे के सारे होंगे, तभी तो हम इस जिले से अन्य जिलों की स्थिति निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइएगा जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं। सभी को राम राम है भाई, सभी को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है। चलेगा, समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ेंगे। स्थिति के बाद जो हम बात करेंगे जिले के अंदर, वो बात करेंगे बच्चों अस्तित्व की। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है कि करनाल को यदि हम हरियाणा के अंदर जिले के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये हरियाणा के अंदर सबसे पहले जिला कब बना था, उसे हम क्या बोलेंगे, अस्तित्व बोलेंगे। यानी कि आप लोगों का अस्तित्व का मतलब है आप लोगों का जन्म। ठीक है, और जिसका जन्म जिस साल में हुआ होगा, जिस महीने में हुआ होगा, जिस तारीख को हुआ होगा, उस व्यक्ति का अस्तित्व वही दिन होगा। तो ऐसे ही करनाल को यदि हम जिले के रूप में पढ़ रहे हैं, तो करनाल का जिले के रूप में जन्म कब हुआ, करनाल का जिले के रूप में अस्तित्व कब आया, तो हरियाणा जब बना था उस समय हरियाणा में जो 7 जिले बनाए गए थे, उन्हीं 7 जिलों में बच्चों करनाल शामिल रहा था। और इसका अस्तित्व आप लोगों को ध्यान रखना है 1 नवंबर 1966। लेकिन यदि जिले को छोड़ के मैं आप लोगों से पूछूं कि करनाल वाला जो क्षेत्र है ये सबसे पहले हाईलाइट कब हुआ था भारत के अंदर, तो आप लोगों को बोलना है कि करनाल को जो भारत के अंदर तवज्जो मिली थी, लोगों ने करनाल को जानना शुरू किया था, करनाल अच्छे तरीके से बच्चों प्रभुत्व में आया था, वो साल था 1739 का। 1739 फरवरी का महीना और 24 फरवरी 1739 को एक युद्ध हुआ था जिसे हम करनाल का युद्ध बोलते हैं। जो करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, उसी समय बच्चों करनाल पूरे भारत के अंदर हाईलाइट हुआ था, क्योंकि एक ईरानी आक्रमणकारी के द्वारा दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाले मोहम्मद शाह को हटाया गया था, मोहम्मद शाह के साथ वो युद्ध लड़ा गया था। तो आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि करनाल का जो क्षेत्र है वो सबसे पहले प्रभुत्व में कब आया था, यानी कि लोगों ने उसे जानना कब शुरू किया था, करनाल के युद्ध के बाद। करनाल के युद्ध के बाद उसे जानना शुरू किया था। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं जिले की, तो जिले के रूप में इसका अस्तित्व आप लोगों को बोलना है 1 नवंबर 1966। अस्तित्व के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं हम यहां पर एरिया की, क्षेत्रफल की। कल मैंने आप लोगों को एरिया पढ़ाया था 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, और 2011 की जनगणना के आधार पे 21 जिलों का एरिया मैंने आप लोगों को बताया था। तो बच्चों इसका जो एरिया है वो मैंने आपको बताया था 2520 स्क्वायर किलोमीटर, 2520 स्क्वायर किलोमीटर आज इसका एरिया है वर्तमान में। लेकिन यदि हम बात करें गठन के समय इसके पास कितना एरिया था, तो वो था 7964। ठीक है, क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या की। इसकी बात करेंगे हम, जनसंख्या की बात करेंगे। जनसंख्या जिसे पॉपुलेशन बोलते हैं, और जनसंख्या का मतलब है लोगों की संख्या। अब लोगों की संख्या यदि आप लोगों को पता करनी है तो लोगों को काउंट भी करना पड़ेगा, और लोगों को काउंट करना क्या कहलाता है, जनगणना। और आज से पहले लोगों को जो काउंट किया गया था वो कौन से साल काउंट किया गया था, 2011 में। तो जब भी जनसंख्या का कोई आंकड़ा आएगा बच्चों, आपको आधार मानना पड़ेगा कौन सी जनगणना, 2011 की जनगणना। और 2011 की जनगणना के आधार पर यदि हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें, तो आपको इसकी एक्यूरेट पॉपुलेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक क्राइटेरिया याद रखना है कि करनाल की जो पॉपुलेशन रही थी वो 15 लाख से क्या रही थी, अधिक रही थी। बच्चों 21 के 21 जिलों की एक्यूरेट जनसंख्या याद नहीं हो सकती है, ये एग्जामिनर भी जानता है। तो ऐसा आंकड़ा आपसे नहीं पूछने वाला कि करनाल की एक्यूरेट जनसंख्या कितनी है, वो एक क्राइटेरिया रखेगा कि हरियाणा के अंदर ऐसे कितने जिले 2011 की जनगणना के आधार पर जहां पर जनसंख्या 15 लाख से अधिक रही, तो आपको बोलना है वो 5 जिले हैं। कौन से जिले हैं, 5। एक क्राइटेरिया रखा गया हरियाणा सरकार की तरफ से 10 लाख से कम, तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हरियाणा के अंदर 6 जिले रहे थे। कितने जिले रहे थे, 6। एक्यूरेट जनसंख्या आपसे कौन से जिले की पूछी जा सकती है, जो हरियाणा के अंदर सबसे
बड़ा हमारा क्या होगा, जिला होगा जनसंख्या के आधार पे, जिसकी सबसे अधिक पॉपुलेशन होगी, यानी मैं बात कर रहा हूं फरीदाबाद की, जिसकी पॉपुलेशन 18 लाख से ज्यादा और 19 लाख से कम दर्ज की गई थी। या 2011 की जनगणना के आधार पर एक्यूरेट आंकड़ा उस जिले का पूछा जा सकता है जिस जिले की पॉपुलेशन हरियाणा में सबसे कम रही थी, और सबसे कम पॉपुलेशन रही थी किसकी बच्चों, पंचकुला की। किसकी रही थी, पंचकुला, लगभग 5.5 लाख के आसपास पंचकुला की पॉपुलेशन रही थी। तो इन्हीं दो जिलों की जब जनसंख्या का जिक्र आएगा हम एक्यूरेट आंकड़ा याद रखेंगे, बाकी जिलों का आपको एक्यूरेट आंकड़ा याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सर करंट आप ही करवाओगे? मैं ही करवाऊंगा भाई, और कौन करवाएगा करंट, ठीक है। और किसी से करना चाहते हैं तो और किसी से कर लेना भाई, वरना मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखिएगा यहां पर मैं आपको रफली समझा रहा हूं, एक बार याद रखना है आपको। बच्चों जिस भी जिले की पॉपुलेशन 15 लाख से अधिक हो जाती है तो राज्यों के अंदर उस जिले को मेट्रोपॉलिटन जिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन का एक मतलब तो यह होता है कि एक ऐसा शहर, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आम व्यक्तियों के लिए सारी की सारी सुविधाएं हों, उसी को हम मेट्रोपॉलिटन बोल दिया करते हैं। लेकिन जनसंख्या के मामले में यदि हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है, तो बच्चों ने मेट्रोपॉलिटन सिटी बोल देते हैं। लेकिन अपने हरियाणा के अंदर 154 शहर हैं और 154 शहर में से कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। तो बच्चों जिले अपने 15 लाख से ज्यादा कितने हैं? 5। शहर एक भी नहीं है, शहर एक भी नहीं है, शहर और जिले में अंतर होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि जिले जब 5 है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? मेट्रोपॉलिटन जिले बोल सकते हैं। तो पेपर में यदि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के आधार पर बताओ हरियाणा के अंदर कितने मेट्रोपॉलिटन जिले हैं, तो आप लोगों को बोलना है 5 मेट्रोपॉलिटन जिले हैं। तो 15 लाख से अधिक बच्चों जब इसकी पॉपुलेशन हो चुकी है तो आप लोगों को इसे कौन सा जिला बोल देना है जनसंख्या के मामले में? मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन जिले हरियाणा में कितने हैं? 5। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब समझ चुके हो, हरियाणा के अंदर वो जिला जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख से अधिक हो उसी को हम क्या बोलेंगे? मेट्रोपॉलिटन बोलेंगे। ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा बच्चे एक दो कमेंट बीच में कर रहे हैं कि सर फॉर्मेशन के समय इसका एरिया कितना था। तो कल की क्लास यदि आप अच्छे से देखोगे ना तो आज वाली क्लास में वो डाउट आपके आएगा नहीं। यदि आप बिना कल की क्लास देखे आज की क्लास में आओगे तो फिर आप बीच में ऐसे ही क्वेश्चन करते रहोगे, है ना। तो मैंने आप लोगों को कल बता रखा था करनाल का गठन के समय एरिया कितना था? 7964 था। 7964, 79 का मतलब होता है 80 कम 1, 79 इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो मैं ये आप लोगों को कल बता चुका था और बार बार ये क्वेश्चन आप लोग मत कीजिएगा जो मैं पहले कवर करवा चुका हूं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, कोई ना। अब देखिएगा बच्चों जनसंख्या के बाद यहां पर हम जिक्र कर लेते हैं यहीं पर हम बात कर लेते हैं तहसीलों की। तहसील बच्चों करनाल जिले के अंदर तहसील कितनी है? तो आप लोगों को बोलना है सर करनाल के अंदर तहसीलों की संख्या जो है ना वो है 5। और मैं आप लोगों से पूछूं कि तहसील का मुखिया कौन होता है, तो आप लोगों को यह भी बोल देना है कि सर तहसील का जो मुखिया होता है वो तहसीलदार होता है। दार का मतलब मुखिया होता है, पति का मतलब भी मुखिया होता है, ठीक है। तो बच्चों तहसील का मुखिया कौन होगा? तहसीलदार होगा। और ये जो 5 तहसील है यहाँ पर वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो करनाल, सबसे पहले तो है बच्चों करनाल, ठीक है। करनाल, करनाल सबसे बड़ी तहसील है 5 के अंदर। करनाल के बाद दूसरी तहसील है इंद्री। कौन सी है? इंद्री। तीसरे नंबर पे जो तहसील है बच्चों उसका नाम है असंध। असंध। चौथे नंबर पे जो तहसील है उसका नाम है गरोंडा। गरोंडा। और 5वें नंबर पे जो तहसील है उसका नाम है नीलोखेड़ी। कौन सी खेड़ी? नीलोखेड़ी, ठीक है। बच्चों तहसील कितनी है? 5 है। लेकिन आपसे कभी इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा
कि करनाल जिले में कितनी तहसील है, नंबर नहीं पूछा जाता है। तो आपसे फिर क्वेश्चन किस लैंग्वेज से पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे नाम देकर पूछा जाएगा कि असंध जो तहसील है वो कौन से जिले में आती है। तो असंध नाम मैंने करनाल में लिखवाया है, तो असंध के नाम पर चाहे तहसील पूछे या कुछ भी पूछे, आप लोगों को जिला कौन सा बोलना है, करनाल बोलना है। एक बार जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल भाई, नोट्स बनाने पड़ेंगे, पीडीएफ नहीं मिलेगी, है ना। पीडीएफ पढ़ने के लिए मिलेगी। उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया है कि 1 महीने के बाद मेरी हरियाणा जीके की हैंड रिटन बुक आपको मिलेगी। जैसे मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको साफ साफ लिखे हुए शब्दों की एक हरियाणा जीके की जबरदस्त किताब लगभग 1 महीने में आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स बनाने में परेशानी है, उनको लगता है कि नोट्स मैं नहीं बना पाऊंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको मैं किताब दे दूंगा, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। तहसील के बाद बच्चों हम बात करेंगे यहां पर उप तहसील की। तहसील के बाद हम चर्चा करेंगे उप तहसील। उप तहसील को क्या बोल देते हैं, सब तहसील बोल देते हैं, ठीक है। उप का मतलब छोटा होता है, जो तहसील से छोटा होगा उसे उप बोलेंगे। और यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि कितनी उप तहसील है, तो 3 उप तहसील है। और आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि उप तहसील का मुखिया कौन होता है, तो मेरे बच्चों उप तहसील का मुखिया होता है नायब तहसीलदार। जो तहसीलदार से छोटा होगा वही तहसील से छोटी चीज को संभालेगा। और नायब तहसीलदार की भर्तियां आती हैं, आप लोग तैयारी करते रहा करो, जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हैं वैसी ऐसी पोस्टों की आप लोग तैयारी किया करो। नायब तहसीलदार की वैकेंसी आती है, एचपीएससी कंडक्ट करता है, ऑफिसर रैंक की बच्चों ये नौकरी है आपकी, जो सब तहसील को संभालने का काम करते हैं, नायब तहसीलदार। और यहाँ पर कितनी उप तहसील है, 3 है। 3 में कौन सी है बच्चों, तो एक उप तहसील का नाम है निसिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निसिंग उप तहसील कौन से जिले में है, आप बोलेंगे करनाल के अंदर है। एक है निगदू, निगदू। और तीसरी जो उप तहसील है करनाल के अंदर वो है बल्ला। कौन सी है बच्चों, बल्ला। एक है निसिंग, एक है निगदू, एक है बल्ला। उप तहसील के बाद हम बात करते हैं यहां पर विधानसभा क्षेत्रों की। और मैं आप लोगों से पूछूं कि हरियाणा के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र, तो विधानसभा क्षेत्र आप सारे के सारे बच्चे बता देते हो कि 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछूं कि विधानसभा होती क्या है, तो विधानसभा शब्द का अर्थ क्या है, शब्दों का अर्थ जानना है। विधान शब्द विधि से लिया गया है, विधि का मतलब कानून होता है, नियम होता है, रूल होता है। और सभा का मतलब बैठक होता है, यानी कि राज्य के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो बैठक कानून बनाने का काम करेगी बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे, विधानसभा। और देश के अंदर रहने वाले लोगों के लिए जो बैठक कानून बनाने का काम करती है उसे हम बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं, संसद। तो देश में कानून बनाने की पावर किसके पास है, संसद के पास। तो राज्य के अंदर बच्चों कानून बनाने की पावर किसके पास है, विधानसभा के पास। सभा का मतलब बैठक है, विधान शब्द विधि से लिया गया है, विधि का मतलब होता है नियम, कानून, रूल, ठीक है, काम करने के तौर तरीके। तो बच्चों कानून बनाने की पावर राज्य के अंदर जिस घर के पास होती है, और उस घर के अंदर राज्य की जनता के वोट के आधार पर जो विधायक चुने जाते हैं, जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वो व्यक्ति इसी घर में जाके बैठते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अपने देश का जो संविधान है, अपने देश के संविधान ने कानून बनाने की जो पावर है बच्चों, वो कौन से लोगों के हाथ में दे रखी है, वो नेताओं के हाथ में दे रखी है। नेता है कानून बनाने वाला, और नेता को छोड़कर बाकी जो दुनिया है वो कानून फॉलो करने वाली है। चाहे मैं किसी सरकारी अधिकारी की बात करूं, आपने देखा होगा कि एक यूपीएससी
एक यूपीएससी क्रैक किया हुआ व्यक्ति जो एक बड़ी पोस्ट पे होता है, जिसे सारी की सारी नॉलेज होती है, वो भी एक अनपढ़ नेता के सामने मजबूर हो जाता है, वो अनपढ़ नेता के सामने सलाम ठोकता है, अनपढ़ नेता की वो चापलूसी करता है। एक पढ़े लिखे आदमी को क्यों ऐसा काम करना पड़ रहा है? क्योंकि एक अनपढ़ नेता जो है ना, उसको संविधान ने कानून बनाने की शक्ति दे रखी है। और बच्चों, नेता को छोड़ के जितने भी अधिकारी होंगे वो कानून को फॉलो करने वाले हैं। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि बनाने वाला बड़ा होगा फॉलो करने वाले से, बनाने वाला क्या होगा? बड़ा होगा फॉलो करने वाले से। इसीलिए इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो नेता हैं वो अनपढ़ होते हुए भी पावरफुल हैं, क्योंकि उनको ये पावर संविधान ने दे रखी है, और वो पावर है कानून बनाने की। और बाकी जो ऑफिसर रैंक के लोग हैं या जितने भी कर्मचारी हैं सरकारी, वो सारे के सारे बच्चों कानून फॉलो करने वाले हैं, वो बनाने वाले नहीं हैं। और फॉलो करने वाला बनाने वाले से कभी भी बेहतर या मजबूत नहीं हो सकता। ठीक है, तो विधानसभा का मतलब आप समझ चुके हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा का जो एरिया है 44,212, तो हरियाणा की जनता इस एरिया से कितने लोगों को चुन के चंडीगढ़ के अंदर बनी हुई विधानसभा में बैठाती है? तो आप बोलेंगे कि आज के समय सर 90। जब अपना हरियाणा बना था उस समय बच्चों ये सीटें कितनी होती थी? 54 होती थी। ठीक है, हरियाणा गठन के समय 54 लोग चुने जाते थे। फिर बच्चों 1967 के अंदर जब चुनाव हुआ तो सीटों की संख्या बढ़ा के 81 कर दी जाती है। और 1967 के 10 साल बाद 1977 में जब हरियाणा के अंदर 5वीं विधानसभा के चुनाव हुए, देवीलाल उन दिनों हरियाणा के सीएम बने थे और देवीलाल हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री बने थे। तो बच्चों 1977 के अंदर इन विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी गई थी? 90 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 90। और ये 90 रहेंगी कब तक? 2026 तक। तो 1977 से लेके अब तक बच्चों हम 90 विधानसभा क्षेत्र पढ़ते आ रहे हैं। अब ये 90 विधानसभा क्षेत्र जहां से विधायक चुने जाते हैं, ये हरियाणा के 22 जिलों से ही तो चुने जाते होंगे। तो 22 जिलों में हम पढ़ रहे हैं आज करनाल जिला। तो करनाल जिले से बच्चों कितने विधायक करनाल जिले की जनता अपने वोट के आधार पर चुन के चंडीगढ़ की विधानसभा में बैठाती है? 5। कितने? 5। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र जो है करनाल के अंदर वो कितने हैं। तो 22 के 22 जिलों के अंदर हम विधानसभा क्षेत्र पढ़ेंगे, तो विधानसभा क्षेत्र यहाँ कितने होंगे? 5 होंगे। और बड़े मजे की बात है कि आपको ये पांचों के पांचों याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे को तहसील याद हो जाएंगी, यानी कि करनाल, इंद्री, असंध, गरोंडा, नीलोखेड़ी, तो पांचों की पांचों तहसील के नाम पर करनाल के पांचों विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र करनाल। करनाल के बाद दूसरा जो विधानसभा क्षेत्र होगा वो होगा नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। रिजर्व का मतलब क्या होता है? आरक्षण होता है। आरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है? आरक्षण शब्द का मतलब होता है एक ऐसा शब्द, एक ऐसी चीज जिसके साथ आम जनता छेड़खानी नहीं कर सकती है। कानून के अनुरूप, संविधान के अनुरूप रहकर ही उस क्षेत्र के साथ, उस चीज के साथ छेड़खानी की जा सकती है, उसी को हम आरक्षण बोलते हैं। और आरक्षण से आप भली भांति परिचित है कि आरक्षण हर जगह घुसा हुआ है। समाज में भी घुसा हुआ है बच्चों, पढ़ाई में भी घुसा हुआ है, नौकरियों में भी घुसा हुआ है। अब सीईटी का जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को बोला गया है कि जनरल कैटेगरी वाला 50% एलिजिबल होगा, और अदर कैटेगरी जो होगी, एससी कैटेगरी जो होगी, अनुसूचित जाति जो होंगी, वो 40% पे होंगी। तो ये क्या है? ये आरक्षण ही तो है बच्चों। पेड़ पौधों के अंदर भी आरक्षण घुसा हुआ है। जब भी आप सड़क के ऊपर जाते हो, सड़क के दोनों ओर आप पेड़ देखोगे, पेड़ के बीच वाले तने की छाल को काट के एक नंबर डाल दिया जाता है, 17, 18, 19। आपने कभी बस के अंदर सफर किया होगा और आपने देखा होगा बाहर की तरफ, तो ये नंबर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं एक जिले की सीमा तक। जब दूसरा जिला आ जाता है तो फिर पेड़ों की संख्या अपने आप बदल जाती है। तो बच्चों, जो वो पेड़ है वहां पर जो नंबर डाल दिया गया है, वो आपके कौन से पेड़ होंगे? आरक्षित पेड़ होंगे। उनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? तो आरक्षण हर जगह घुसा हुआ है। तो राजनीति भी बच्चों इससे दूर नहीं है, राजनीति में भी आरक्षण है। और 90 सीटों में से ये सीटें जो आरक्षित रखी गई है, जहां से जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता, वो 17 सीटें रखी गई हैं। कितनी सीटें रखी गई हैं? 17। और ये जो 17 सीटें हैं, ये कितने जिलों से हो सकती है बच्चों? ये 17 सीटें 17 जिलों से ही हो सकती हैं। ठीक है, तो 17 जिले हरियाणा में ऐसे होंगे जहां से एक एक सीट रिजर्व रखी गई होगी। तो 5 ऐसे भी जिले होंगे जहां पर राजनीति के अंदर हरियाणा में कोई रिजर्वेशन नहीं है,
कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति कहीं से भी खड़ा हो सकता है। ये 5 जिले कौन से हैं जहां कहीं कोई भी रिजर्वेशन नहीं है? एक सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, वहां पर 6 विधानसभा सीट है और 6 में से कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। उसके बाद है नू जिला, जिसे आप पहले मेवात बोला करते थे, तो बच्चों दूसरा जिला है मेवात। तीसरा जिला जो आपका है वो है महेंद्रगढ़। कौन सा है? महेंद्रगढ़। चौथा जिला है बच्चों पंचकुला, और 5वां जिला है जो नया नया आया है चरखी दादरी। तो ये 5 ऐसे जिले हैं जहां पर राजनीति में कोई रिजर्वेशन नहीं है। बाकी बचे 17 जिले जहां पर एक एक सीट रिजर्व रखी गई। और हरियाणा के अंदर ये जो 17 रिजर्व सीटों की संख्या है, ये कौन से साल की गई थी? 1977 में की गई थी, जब यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हुई थी बच्चों? 90 हुई थी। 1977 से पहले रिजर्व सीटों की जो हम संख्या पढ़ते हैं बच्चों, वो कितनी पढ़ते हैं? वो हम 15 पढ़ते हैं। कितनी पढ़ते हैं? 15। तो रिजर्व सीटों की संख्या 1977 से पहले 15 होती थी। जब हरियाणा का गठन हुआ था, जहां चम्मन विधायक थे, वहां पर रिजर्व सीटें 10 होती थी। कितनी होती थी? 10 होती थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीलोखेड़ी रिजर्व सीट हिस्से में आई है करनाल के। तो 17 जिलों में एक ही सीट रिजर्व हो सकती है। करनाल की रिजर्व सीट कौन सी होगी? नीलोखेड़ी। तीसरी जो सीट होगी वो कौन सी होगी? वो होगी गरोंडा। गरोंडा। और चौथी जो सीट होगी बच्चों, वो कौन सी होगी? इंद्री। और मैं आप लोगों से पूछूं 5वीं सीट कौन सी है? असंध। तो पांचों की पांचों विधानसभा सीटें करनाल जिले की तहसील हैं। तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, या तो विधानसभा क्षेत्र याद रख लो या तहसील याद रख लो। और एक चीज याद रखने के बाद उसको फिर क्या कर देंगे? हम रिलेट कर देंगे ना। तो आपको रिलेट ही करना पड़ेगा। करनाल से बच्चों वर्तमान में विधायक कौन है? वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा के इलेक्शन कब हुए थे? 21 अक्टूबर 2019 को हुए थे। परिणाम कब आया होगा? 24 अक्टूबर 2019 को आया होगा। और जब परिणाम आया तो मेरे बच्चों बीजेपी ने कितनी सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी? 40 सीटों के ऊपर जीत दर्ज की थी। लेकिन आज बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 41। क्यों है? क्योंकि आदमपुर से 29 साल की उम्र में जो विधायक चुने गए हैं भव्य बिश्नोई, जो वर्तमान की विधानसभा में सबसे युवा विधायक बन चुके हैं बच्चों, वो बीजेपी पार्टी से ही जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो वर्तमान में आपसे पूछ ले कि बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं, तुम्हें 41 बोलना है। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली? तब आपको 40 बोलना है। और यहां पर बीजेपी के ही उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर बच्चों क्या चुने गए थे? विधायक चुने गए थे। मनोहर लाल खट्टर सबसे पहले एमएलए चुने गए करनाल जनता वोट से, और उसके बाद पार्टी ने इनको दे दी पावर, इसीलिए बच्चों ये बने मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर कहां से विधायक चुने गए, आप बोलेंगे करनाल से। नीलोखेड़ी जो रिजर्व सीट है, यहां से विधायक कौन? यहां से एक निर्दलीय प्रत्याशी धर्मपाल गोंदर। धर्मपाल गोंदर ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं बच्चों। गरोंडा से आपको ध्यान रखने हैं हरविंदर सिंह कल्याण। बीजेपी पार्टी के ही हरविंदर सिंह कल्याण। इंद्री से ध्यान रखना है राम कुमार कश्यप। पहले ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हुआ करते थे, फिर बच्चों इन्होंने पार्टी बदली और 2019 में बीजेपी ने इनको टिकट दिया इंद्री से, और इंद्री से ये जीत कर विधानसभा पहुंचे। असंध जो है, असंध से है बच्चों कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शमशेर गोगी। कांग्रेस वाले तो वैसे भी नहीं पूछे जाएंगे। कांग्रेस विधायकों में सिर्फ 2 विधायक पूछे जाएंगे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक रघुवीर सिंह काद्यान। बस कांग्रेस के 2 ही विधायक ध्यान रखने हैं, बाकी आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, ये जो असंध हम पढ़ रहे हैं, इस असंध का पुराना नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। पेपर में पूछा जाता है कि असंध का पुराना नाम क्या रहा। तो असंध का पुराना नाम रहा है आसंधवित। असंध का पुराना नाम क्या रहा है? आसंधवित रहा है। और असंध जो है ये महाभारत काल में 2 राजाओं की राजधानी भी रहा। बच्चों वो 2 राजा कौन है? एक तो है राजा जरासंध,
राजा जरासंध। राजा जरासंध की ये राजधानी रहा। ठीक है। और साथ के साथ ये राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अभिमन्यु के पुत्र हुए हैं राजा परीक्षित। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसे महाभारत युद्ध आप बोलते हो, उसके समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित की ये कौन सी राजधानी रहा है सर? दूसरी राजधानी। तो राजा परीक्षित की पहली राजधानी तो हस्तिनापुर थी, जो युद्ध जीतने के बाद पांडवों को मिली थी। तो इन्होंने दूसरी राजधानी बच्चों किसे बनाया था? असंध को बनाया था। तो राजा परीक्षित की दूसरी राजधानी असंध। अब ये राजा परीक्षित कौन है? राजा परीक्षित के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि राजा परीक्षित के समय से ही बच्चों कौन से युग का प्रारंभ माना जाता है? कलयुग का प्रारंभ माना जाता है। कलयुग का जो प्रारंभ है वो इसी के समय माना जाता है बच्चों। ठीक है। कलयुग का प्रारंभ बच्चों, जिस युग में हम जी रहे हैं उसे कलयुग बोलते हैं। तो कलयुग से पहले कौन सा युग था? द्वापर युग था। तो द्वापर युग के अंदर बच्चों भगवान कौन थे? श्री कृष्ण थे। वो किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। और द्वापर युग का खात्मा करने के लिए ही बच्चों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और यह खात्मा हुआ था द्वापर युग का महाभारत युद्ध के साथ। तो महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद कौन सा युग शुरू हुआ था? कलयुग शुरू हुआ था। और बच्चों जब महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है तो हस्तिनापुर की गद्दी पांडवों के द्वारा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दी जाती है। वही अभिमन्यु जो महाभारत युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह में घेर कर कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में मार दिया गया था। तो बच्चों उस समय युधिष्ठिर ने वादा किया था अभिमन्यु से कि आपकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको हम महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर का क्या घोषित करेंगे? राजा घोषित करेंगे। और बच्चों वही उत्तरा के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है ये परीक्षित है, जिसको हस्तिनापुर का राजा घोषित किया जाता है। और जिस दिन ये हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठते हैं उसी दिन से एक नए युग का प्रारंभ होता है। उसे हम कलयुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलयुग। कलयुग का मतलब कुछ नहीं है। कलयुग एक आदमी था जो राजा परीक्षित के अक्षेत्र में घुस आया था। और जब राजा परीक्षित को इसका पता लग जाता है तो राजा परीक्षित इसको अपने अक्षेत्र से बाहर निकालना चाहते थे। तो बच्चों कलयुग ने इनसे भीख मांग ली थी और कलयुग ने बोला था कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मैं आपके अक्षेत्र में 5 चीजें छोड़ना चाहता हूं। आप सिर्फ मेरी इन 5 चीजों को छोड़ने दीजिएगा, उसके बाद मैं आपके इस क्षेत्र में कभी नजर नहीं आऊंगा। और बच्चों वो जो 5 चीजें बोली गई परीक्षित को, उन 5 चीजों को ही हम कलयुग बोलते हैं। कलयुग का मतलब है इज इक्वल टू 5 चीज। ये सर 5 चीज कौन सी है जिसे आप कलयुग बोल रहे हो? 5 चीजों में एक तो है जुआ। बच्चों जब से जुआ चला है बड़े स्तर पे, महाभारत से ही हम जुआ देख रहे हैं, वहां से जुए की शुरुआत हुई और उसके बाद जुआ डे बाय डे क्या है? बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब डे बाय डे कलयुग भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। जितना जुआ बढ़ेगा आगे कलयुग उतना ही बढ़ेगा। जुए के साथ साथ शराब, जिसे हम मदिरा बोलते हैं, तो बच्चों शराब का सेवन भी हम महाभारत टाइम से देखते हैं। ठीक है। महाभारत टाइम से उस समय इन्हें कोई दूसरा रस बोल दिया करते थे, कोई सोम रस बोलता था, कुछ और बोलता था। तो जितना हम शराब का सेवन आज देख रहे हैं डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। गम में भी शराब पी जाती है, खुशी में भी शराब पी जाती है, काम ना बने तो शराब पी जाती है, काम अच्छा बन जाए तो शराब पी जाती है। मतलब शराब आएगी ही आएगी बीच में। तो शराब का बोलबाला डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो कलयुग का बोलबाला भी तो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो एक था मेरे बच्चों आपने देख लिया शराब, एक है मेरे बच्चों आपने देख लिया जुआ। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज है स्त्री, महिला। ठीक है। बच्चों जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है वो महिलाओं के कारण ही लड़ी गई है। महिलाओं के कारण का मतलब है कि महिलाएं का योगदान उस लड़ाई के अंदर रहा है। ठीक है। उस लड़ाई का जो उत्पत्ति स्थल है वो महिलाएं ही मानी जाती है। चाहे मैं महाभारत की बात करूं, चाहे मैं रामायण की बात करूं, या आगे आने वाली जितनी भी लड़ाइयां हो। ठीक है। अब 4 भाई शादी से पहले इकट्ठे इकट्ठे रहेंगे, एक की शादी हो जाए ना तो घर में महिला आ जाती है, और घर में महिला आ जाती है तो मेरे बच्चों थोड़े से आपस में जूत बजने स्टार्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात है। ये आज से नहीं, ये पहले से चलता आ रहा है।
तो जब तक स्त्री रहेगी, स्त्री की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा रहेगा, और ध्यान रहता ही है बच्चों, ठीक है। यदि तुम बस में सफर कर रहे हो और नीचे तुम्हें एक सुंदर स्त्री दिख जाए तो सभी की गर्दन क्या है, घूम जाती है। 360 डिग्री के ऊपर भी घुमाने की कोशिश करते हो तुम, ठीक है, लेकिन वो लगभग घूम पाती है 90 डिग्री तक, ठीक है। तो ये जो स्त्री है ये भी क्या है, कलयुग का ही पार्ट है। कलयुग ने ही 5 चीजें जो बोली थी उसमें स्त्री का भी नाम आया। एक चीज है क्रोध, डे बाई डे गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जितना ये गुस्सा बढ़ता जाएगा ये कलयुग क्या है, बढ़ता जाएगा। और बच्चों 5वीं जो चीज है वो है झूठ। क्या है, झूठ। और आज आप देखते हैं कि झूठ के ऊपर हम बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। अब मैं आपकी ही ले लेता हूं, यूट्यूब के ऊपर आप कोई वीडियो देखते हो और उसके ऊपर ये लिख दिया जाए कि सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो सिलेक्शन नहीं दिला सकता। और यदि वो बोल रहा है सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा तो तुम्हारा मन करता है उसके ऊपर क्लिक करने का कि हाँ ये सिलेक्शन दिलाएगा। तो इसका मतलब झूठ जो है ना वो आदमी को अट्रैक्ट करता है, और जो सच होता है उसको क्या होना पड़ता है, प्रूव होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, प्रूव। तो ये जो मैंने 5 चीजें आपको बताई है, जब तक झूठ का बोलबाला बढ़ता चला जाएगा, दिखावे का बोलबाला बढ़ता चला जाएगा, कलयुग भी बच्चों डे बाई डे बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम कलयुग। मेरे हिसाब से आज तुम्हारे समझ में आया होगा कि कलयुग क्या होता है। ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा सा मैंने तुम्हें समय तो ले लिया है। हाँ, तुम पैनिक मत हो जाना, क्योंकि समय अपने पास है। तुम ये मत सोचना कि सिलेबस क्या हो पाएगा, इस तरीके से इस स्पीड से चल रहे हैं तो क्या सर सिलेबस करवा देंगे। तो तुम पहले बच्चे नहीं हो जो मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि काफी बैचेस पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। पेपर से पहले आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। मेरे पास मेरे बच्चों हर वीडियो रिकॉर्ड है। यदि पेपर आ जाता है तुम्हारा 20 दिन के बाद, तब भी मैं तुम्हें सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूं, ठीक है। तो सिलेबस की टेंशन तो तुम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हाँ, 1-2 बच्चे का मेरे पास मैसेज भी आया था, सर थोड़ा सा फास्ट चलना, वो करना, यानी कि तुम सलाह मत दिया करो, ठीक है। तुम मेरी जो मैं देता हूं ना सलाह वो मान लिया करो बस, ठीक है ना। हाँ, तो मेरी भी सलाह मान लिया करो। तुम्हारी सलाह मेरे पास बहुत अलग अलग एंगल से आ जाती है, और तुम्हारी सलाह से ही तो मैं आज बच्चों पढ़ा पा रहा हूं। तो टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना। 1-2 बच्चा होता है, 1-2 लड़कियां भी होती हैं कि सर आराम से पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई तो आराम से ही करनी चाहिए भाई, जल्दबाजी करोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फिर, चलो। ये पांचों के पांचों विधानसभा क्षेत्र याद रख लेना। यहाँ से विधायक है, सबसे इंपॉर्टेंट है मनोहर लाल खट्टर, धर्मपाल गोंदर और हरविंदर सिंह कल्याण। असंध कौन से राजा की दूसरी राजधानी, राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के समय कौन सा युग शुरू हुआ, कलयुग। महाभारत युद्ध कौन से 2 युगों के बीच की कड़ी है, द्वापर और कलयुग के बीच की कड़ी है। विधानसभा क्षेत्र के बाद हम बात करते हैं करनाल के पुराने नाम की। और पहला जिला थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद तो फटाफट चलेंगे। पुराना नाम, पुराना जो नाम है बच्चों करनाल का वो क्या है, कर्णाल्य। आल्य का मतलब घर होता है। आल्य संस्कृत भाषा का शब्द है, आल्य का मतलब घर है, और ये घर है किसका, कर्ण का। तो कर्ण का घर ही क्या कहलाएगा, कर्णाल्य कहलाएगा। बच्चों ये इसका पुराना नाम है। पुराने नाम के बाद हम बात करेंगे इसके संस्थापक की, संस्थापक की। और इसके जो संस्थापक हैं वो महाभारत के सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण है बच्चों। माता कुंती को शादी से पहले भगवान सूर्य के आशीर्वाद से एक पुत्र प्राप्त हुआ था, उसी पुत्र को हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो दानवीर कर्ण के द्वारा इसे बसाया गया था। इसका जो नामकरण है, नामकरण का मतलब क्या होता है, नामकरण का मतलब होता है करनाल को हम करनाल किस कारण से पुकारते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो कारण है मेरे बच्चों कौन, दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण नामकरण के बाद हम बात करेंगे उपनाम। ये आपके छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं बच्चों। उपनाम बात करेंगे। उपनाम का मतलब क्या होता है, उपनाम का मतलब होता है
कि करनाल को करनाल के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। उपनाम हमेशा काम से आते हैं, जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको उपनाम दे देंगे, ठीक है। और मेरे बच्चों यदि आप गद्दारी करोगे किसी के साथ तो वो आपको जयचंद बोलना शुरू कर देगा। कहने का मतलब जैसा काम होगा ऐसे ही उपनाम होंगे। तो करनाल के कौन कौन से उपनाम हैं? सबसे पहले तो इसे बोला जाता है बच्चों धान का कटोरा। धान के साथ साथ यदि धान से हम छिलका उतार देते हैं तो क्या बन जाएगा? चावल। खेती चावल की नहीं होती, खेती धान की होती है। धान से छिलका उतरता है तब वो चावल बनता है। तो धान या चावल का इसे क्या बोल देंगे? कटोरा बोल देंगे। यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरे बच्चों इसे राइस बाउल बोल दिया जाता है। इंग्लिश में इसे राइस बाउल बोल दिया जाता है। उसके बाद इसे बोला जाता है एग्रो हब। एग्रो हब, एग्रो हब का मतलब क्या है? एग्रो का मतलब है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी आज आसान हो रखी है किसकी बदौलत? बच्चों मशीनरी की बदौलत। तो मशीनरी खेती बाड़ी से जुड़ी हुई हरियाणा के अंदर करनाल में बड़े स्तर पे बनाई भी जाती है और एशियाई देशों में निर्यात भी की जाती है। तो बच्चों एग्रो हब ऑफ हरियाणा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो मशीनरी है, कृषि यंत्र है, वो बड़े पैमाने पर क्या है बनाए जाते हैं और इसी कारण इसे एग्रो हब ऑफ हरियाणा बोल दिया जाता है। तीसरे नंबर पे इसे बोला जाता है हरियाणा का पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस देश की राजधानी है जो सीन नदी के किनारे स्थित है। और सीन नदी के किनारे बसा हुआ फ्रांस देश का ये शहर पेरिस जो उसकी राजधानी भी है, ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि दुनिया में सबसे सुंदर मैं दिखता हूं। और पेरिस जब चिल्ला चिल्ला के बोलता है सबसे सुंदर मैं दिखता हूं तो पेरिस को विश्व की सुंदरी कहा जाता है। बच्चों आज तक जितने भी आंकड़े हम उठा के देखें, जितने भी सर्वे हम उठा के देखें, तो हरियाणा के अंदर जो 154 शहर है यदि उनका सर्वे हुआ है तो सबसे सुंदर शहर का जो दर्जा मिलता है हर बार वो करनाल को मिलता है। और करनाल हरियाणा में जब सबसे सुंदर है तो करनाल अपना कंपैरिजन पेरिस के साथ कर लेता है और करनाल के लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया हरियाणा का पेरिस या पेरिस ऑफ हरियाणा इसे हम बोल देते हैं। उसके बाद बच्चों इसे कहा जाता है करण नगरी। दानवीर करण की ये नगरी है जिसके कारण इसका नाम करनाल पड़ा है। करण ने ही इसको बसाया तो इसे दानवीर करण की नगरी भी बोल दिया जाता है। एक इसे कहा जाता है नवीनतम पद्धति से बसाया गया पहला शहर। नवीनतम पद्धति या हम बोलेंगे सुनियोजित तरीका, प्लानिंग के तहत सिस्टेमेटिक ढंग से, सुनियोजित तरीके से बसाया गया ये कौन सा शहर है? प्रथम शहर है, ठीक है। बच्चों इस शहर के ऊपर अंग्रेजों ने 1805 में क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और अंग्रेजों ने इसको 1806 में बसाना शुरू किया था। अंग्रेजों द्वारा बसाया जाना शुरू सिस्टेमेटिक ढंग से। आज करनाल के अंदर जो आपको चीजें सिस्टम में नजर आएंगी ये बच्चों अंग्रेजों की देन है और अंग्रेजों ने इसको 1806 तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने प्लानिंग के तहत इसे कब बसाया जाना शुरू किया था? 1806 में। तो जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। बिल्कुल निक नेम हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो भी मेरे से पूछते रहना, ठीक है, कि इंग्लिश में सर इसे क्या बोलते हैं, तो बताने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। एक बार जल्दी से नोट करो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और पहले मेरे को ये बताओ तुम्हें मजा आ रहा है नहीं आ रहा? राजा परीक्षित और कलयुग की पूरी कहानी बताओ। भाई पूरी कहानी बताऊंगा ये घंटा निकल जाएगा, ठीक है। और तुम लोग ही चिल्लाना स्टार्ट कर दोगे कि सर बैच तो लिया था हरियाणा जी के पढ़ने के लिए लेकिन आप यहाँ कलयुग कलयुग कर रहे हो। कलयुग से ही तो हमें निकलना है। बस तुम लोग एक वादा कर लेना मेरे से कि जितना काम मैं करवाता हूँ क्लास में
बच्चों उसको कल पे नहीं छोड़ोगे, आज ही रिवाइज करोगे, 2 बार तो पक्का रिवाइज करोगे तो आपको हरियाणा जीके के अंदर स्कोर बढ़ता हुआ अपने आप नजर आएगा। यूट्यूब के ऊपर इंडिया जीके स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर शाम के टाइम इंडिया जीके स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए, कि हरियाणा जीके का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे मैं दूंगा, इंडिया जीके हम वहां पे कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैच तो परचेज कर लेते हैं, वो बैच को पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े ही वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके पैसे का भी लॉस है ना। तो आप लोग साथ की साथ चीजों को कवर जरूर करना मेरे बच्चों, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया है वो आपकी मेहनत का पैसा है, और मेहनत का पैसा है तो उसको वसूल करना आना चाहिए। जब तक मेहनत से कमाया हुआ पैसा तुम वसूल नहीं करोगे ना, तो आपको फिर मजा नहीं आएगा। यदि 2 नंबर का पैसा है तुम्हारे पास फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे दे देता हूँ और डाल देना चाहिए, लेकिन मेहनत वाला जो पैसा है ना उसको वसूल करना है, साथ के साथ पढ़ना है। चलिएगा, बहुत अच्छे काजल, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। अब ये हमारा क्या होगा, उपनाम। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे छोटे छोटे सब टॉपिक कवर होते जा रहे हैं, और हर जिले को इसी सिस्टम से हम कवर करेंगे। यानी कि सबसे पहले जिले की स्थिति पढ़ेंगे, अस्तित्व पढ़ेंगे, अक्षेत्रफल पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे बच्चों, वहां पे तहसील पढ़ेंगे, उप तहसील पढ़ेंगे, विधानसभा क्षेत्र पढ़ेंगे, उसका पुराना नाम पढ़ेंगे, संस्थापक पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, उपनाम पढ़ेंगे। तो आपसे जो ये क्वेश्चन पूछ सकता है इन छोटे छोटे सब टॉपिक से बच्चों, वो 22 जिलों से ही पूछ सकता है, 23वें जिले से तो पूछने से रहा। यदि आपसे उपनाम पूछेगा तो 22 जिले या 22 जिलों के अंतर्गत आने वाले शहरों के ही पूछ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार के किसी शहर का नाम उठा के आपसे पूछ लेगा। तो ये हमारे छोटे छोटे सब टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से कवर होते चले जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम बात करते हैं यहां पर उद्योगों की, इंडस्ट्री की बात करते हैं। करनाल के अंदर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, उद्योग की बात करते हैं। बच्चों जो जो इंडस्ट्रीज हैं, अब यहां पर हम बात करें छोटी बड़ी इंडस्ट्री को मिला के तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो पेपर में क्या सारे के सारे उद्योग पूछे जाते हैं? नहीं पूछे जाते। पेपर के अंदर वो उद्योग पूछा जाएगा जो करनाल जिले में होगा, वो बाकी जिलों में नहीं होगा, ठीक है, या बाकी जिलों में होगा तो वो जाना जाएगा करनाल के नाम से ही। तो ऐसे ही उद्योग आप लोगों को ध्यान रखने हैं, सारे के सारे उद्योग नहीं है। कहीं तुम बोलो कि यहाँ पर रेवड़ी गज्जक, अब रेवड़ी गज्जक हर जगह बनती है, लेकिन रेवड़ी गज्जक फेमस कहाँ की है? रोहतक की। तो रेवड़ी गज्जक उद्योग कहाँ का बोल देंगे हम बच्चों? रोहतक का। साइकिल की फैक्ट्रियां बहुत है हरियाणा के अंदर, लेकिन साइकिल के लिए जाना कौन जाएगा? सोनीपत, क्योंकि एटलस साइकिल कंपनी जो है वो सबसे पहले भारत के अंदर सोनीपत में ही खुली थी 1951 के अंदर, है ना। अब तो वो बंद हो चुकी है। तो ऐसे ही उद्योग यहाँ पढ़ेंगे हम, बड़े बड़े उद्योग जो पेपर में आएंगे। और सबसे पहला उद्योग है यहाँ का लिबर्टी जूता उद्योग। तुम लोगों ने भी बच्चों जूते पहने होंगे, है ना, लिबर्टी के, बचपन में लिबर्टी की चप्पल पहनी होगी ना। अब चप्पल खाई तो नहीं होगी किसी से, खाने वाले काम भी मत करना भाई, ठीक है। बचपन में घर वालों से तो खाई होगी, घर वालों की तो कोई दिक्कत नहीं है, मार सहन कर लेंगे, बाहर वाला दिक्कत है। क्योंकि घर में कितनी इज्जत है वो तो सभी को पता है। इज्जत बाहर हमें मिलनी चाहिए, घर में तो हमें पता है अपनी जितनी इज्जत है, ठीक है। लिबर्टी जो जूता उद्योग है मेरे बच्चों, ये कहाँ होगा? करनाल में। 1944 में दो सगे भाइयों ने करनाल बस स्टैंड के ऊपर एक दुकान खोली, और उस दुकान में बच्चों उन्होंने चप्पलें बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। 1944 में ये दो भाई, जिसमें एक का नाम डीपी गुप्ता, एक का नाम पीडी गुप्ता, डीपी गुप्ता और पीडी गुप्ता ने करनाल बस स्टैंड के सामने एक छोटी सी किराए पे लेके दुकान है, चप्पलें बनाना स्टार्ट की, और उनकी चप्पलें धीरे धीरे बिकना स्टार्ट हुई। तो बच्चों फिर इन दोनों सगे भाइयों के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम चप्पलों के कारोबार को बड़े स्तर पे लेके जाएं। सिर्फ चप्पल करनाल के लोग ही नहीं बल्कि अन्य जिलों के लोग भी पहने, अन्य जिलों के नहीं बाकी राज्यों के लोग भी पहने, राज्य ही नहीं बाकी देशों के लोग भी पहने। तो इन्होंने बच्चों एक कंपनी बनाकर अपने इस चप्पलों के कारोबार को बढ़ाना स्टार्ट किया 1954 के अंदर, और 1954 के अंदर यह कंपनी इन दो सगे भाइयों के द्वारा शुरू की जाती है। तो लिबर्टी जो जूता उद्योग है बच्चों, इसकी जो स्थापना है वो आपसे पूछ ली जाए तो आपको बोलना है 1954।
1954 के अंदर, ठीक है। और इसके जो संस्थापक रहे हैं वो पेपर में आपसे नहीं पूछेगा, पीडी गुप्ता, डीपी गुप्ता, फिर भी मैंने बता दिया है, लिखना चाहो लिख सकते हो। बच्चों आज लिबर्टी का जूते का कारोबार इतना बढ़ चुका है और ये ज्यादातर कारोबार विदेशों से आता है। और पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करनाल के अंदर एक ऐसी वस्तु बताओ जिसका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, वो वस्तु कौन सी होगी? लिबर्टी की चप्पल होगी। क्वेश्चन इस लैंग्वेज से पूछा जाता है कि करनाल की एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा सामान जिसका विदेशों में निर्यात किया जाता है, तो आप बोलेंगे लिबर्टी जूता। नेक्स्ट है मेरे बहादुर बच्चों दूसरा उद्योग, यहां पर कृषि यंत्र उद्योग। कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र जो उद्योग है ये करनाल के अंदर है, इसीलिए इसे हमने एग्रो हब बोला था। तीसरे नंबर पे यहां पर फार्मा उद्योग है। फार्मा उद्योग का मतलब है दवाइयां, फार्मा का मतलब है दवाइयां, बहुत सारी दवाइयों की बच्चों यहाँ फैक्ट्री है। चावल उद्योग है यहाँ, बड़े स्तर पे चावल बनाया जाता है। अब सबसे ज्यादा जो चावल बनता है वो कैथल के अंदर बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चावल बनाने की जो मिलें हैं बच्चों वो कैथल के अंदर है। लेकिन चावल उद्योग करनाल का भी फेमस है और वो है तरावड़ी के अंदर। और यहां पर तरावड़ी के अंदर बच्चों मैं बात करूं तो चावल की दो बड़ी कंपनियां मील चलाती है। एक है इंडिया गेट, इंडिया गेट तो दिल्ली में है लेकिन इंडिया गेट है चावल का ब्रांड है एक, ठीक है। और एक है दुनार, दुनार मिल। एक है इंडिया गेट चावल की मिल, एक है दुनार मिल। तो बड़े बड़ी कंपनियां बड़े बड़े चावल के ब्रांड अपनी मिल चलाते हैं तरावड़ी के अंदर, तो यहाँ का चावल उद्योग भी काफी फेमस है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर उद्योग मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस, और मेडिकल डिवाइस को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? चिकित्सा उपकरण बोल सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में जितने भी बच्चों आपके उपकरण हैं जैसे वेंटिलेटर वगैरह, और इन वेंटिलेटर या मेडिकल डिवाइस की कमी कब हमें पता चली? कोरोना टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो बेड ही नहीं मिल पाए, तो नरेंद्र मोदी ने फिर घोषणा की थी कि हम भारत के अंदर बड़े बड़े क्या बनाएंगे? मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे, जहां पर आगे भविष्य में कभी भी हमें मेडिकल सेक्टर के अंदर इन उपकरणों की कमी का सामना ना करना पड़े। और इन शहरों के अंदर बच्चों एक शहर अपने हरियाणा का भी चयनित किया गया, वो है करनाल। तो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि मेडिकल डिवाइस या जो चिकित्सा उपकरण उद्योग है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? करनाल के अंदर। अब ये स्थापित नहीं किया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित है मेरे बच्चों, ठीक है। ये क्या है? प्रस्तावित है। तो करंट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर बनना तय है ये। तो ये यहाँ के कुछ प्रसिद्ध उद्योग हैं। उद्योगों के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मंदिरों की। मैं आप लोगों से पूछूं क्या होता है मंदिर, तो तुम बोलोगे टेम्पल होता है सर मंदिर। टेम्पल तो तुमने इंग्लिश में बताया है ना। मंदिर का अर्थ क्या होता है? मंदिर का अर्थ होता है एक ऐसी दीवार, एक ऐसा भवन, एक ऐसी इमारत जो अपने मन के साथ क्या हो? अटैच हो, ठीक है। जो अपने दिल के साथ अटैच होगा ना बच्चों, वही इमारत, वही घर हमारा मंदिर होता है। सिर्फ जहां भगवान रखे जाते हैं उसी को मंदिर नहीं बोलते। जिन स्कूलों में तुम पढ़े होगे
वो स्कूल यदि आज भी तुम्हारे मन के साथ अटैच हैं तो उन्हें आप विद्या का मंदिर बोलते हो। ठीक है, तो विद्या का मंदिर क्यों बोला? क्योंकि उस भवन के आगे जाते ही एक अलग ही रिस्पेक्ट अंदर से निकलती है, क्योंकि वहां पर हम पढ़े हैं। तो बच्चों, मंदिर का मतलब होता है वो इमारत जो अपने साथ जुड़ी हो। यहां पर हम बात करेंगे भगवान वाले जो मंदिर होंगे, जहां पर भगवानों को रखा जाता है, उन स्थानों को लेकर हमारे दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट है। मंदिर के पास जाते ही अपने आप हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, गुस्सा भी आएगा तो बच्चों वो पल भर में शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दीवार आपको दिखते ही मन को अपने आप शांत कर देगी। तो यहाँ पर जो मंदिर है पेपर में पूछने लायक, अब मंदिर तो हरियाणा में बहुत सारे होंगे, क्योंकि अपने हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देवी देवता हैं। और हरियाणा के हर गांव के अंदर आपको मंदिर मिलेंगे। मंदिर भी कितने मिलेंगे? 5-5, 7-7 मंदिर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो मंदिर है, हर गांव का मंदिर याद नहीं रखना, हमें वो मंदिर याद रखना है जो पेपर में पूछा जा सकता है, जो करनाल जिले या करनाल जिले के अंतर्गत आने वाले गांव में हो, बाकी अन्य जगह ना हो। जैसे मेरे बच्चों, एक मंदिर है सीता माई मंदिर। एक मंदिर है सीता माई मंदिर। अब ये सीता माई जो मंदिर है, ये सीता माई गांव में है। और मैं आप लोगों से पूछूं कि सीता माई गांव कहाँ है सर, तो सीता माई गांव है करनाल में। ठीक है, ये सीता माई जो मंदिर है बच्चों, ये भारत में माता सीता को समर्पित इकलौता मंदिर है। भारत में मान्यता वाला माता सीता को समर्पित। आप लोगों ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि भगवान श्री राम ने माता सीता को बच्चों ठुकरा दिया था। ठुकराने के बाद माता सीता पागलों की तरह उन्होंने जंगलों में भटकना स्टार्ट कर दिया था। जिस जंगल के अंदर माता सीता भटकी थी, भगवान श्री राम के ठुकराए जाने के बाद जिन जंगलों के अंदर माता सीता ने समय बिताया था, वो जंगल था लाडवन जंगल। कौन सा जंगल? लाडवन जंगल। और इस लाडवन जंगल का जो विस्तार है बच्चों, वो बिहार से कैथल तक बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण के अंदर इस लाडवन जंगल का विस्तार बिहार से हरियाणा के कैथल तक बताया गया है। और बताया गया कि माता सीता इसी जंगल के अंदर भटकते भटकते जब उन्होंने अपने जीने की इच्छा ही समाप्त कर ली थी, तो उन्होंने धरती के अंदर समाने का काम किया था। क्योंकि वो धरती से ही निकली थी और धरती के अंदर ही बच्चों को समा गई थी। और जिस धरती से वो समाई थी बच्चों, लोगों ने सुना कि लाडवन जंगल का ये वही क्षेत्र है, ये हरियाणा का वही क्षेत्र है जहां से लाडवन जंगल के बीचों बीच माता सीता ने जब अपने जीने की इच्छा समाप्त कर ली थी, तो यहीं से वो धरती में समा गई थी। जब लोगों ने इस प्रकार की कहानियां सुनी, लोगों ने इस प्रकार का अनुमान लगाया, तो बच्चों उस जंगल में जहां पर यह बताया गया कि यहां से समाई थी, वहां के पेड़ पौधे काटकर माता सीता के सम्मान में एक मंदिर बना दिया गया और उस मंदिर का नाम रख दिया गया सीता माई मंदिर। अब जहां पर मंदिर होगा वहां पे लोग आएंगे आस्था के साथ, और लोगों ने धीरे धीरे बच्चों उस मंदिर के आसपास बसना ही शुरू कर दिया। और बसते बसते एक गांव बसता चला गया। उसी गांव का नाम माता सीता के नाम पर रख दिया गया, सीता माई मंदिर। तो ये भारत का इकलौता मान्यता वाला सीता माता को समर्पित मंदिर है। बाकी जगह आपको माता सीता नजर आएंगी तो वो भगवान श्री राम के साथ नजर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा जो मंदिर है यहां पर, वो है माता बाला सुंदरी। माता बाला सुंदरी मंदिर। माता बाला सुंदरी मंदिर ये आपका कहाँ होगा सर? ये होगा बड़ा गांव में। एक गांव है करनाल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं बड़ा गांव, और यहीं पर है बच्चों माता। क्या बोल रहे हो भाई? वीरेंद्र डूल।
सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जितने बच्चे लेट से जुड़े हैं। अब समझ में नहीं आया भाई क्या बोल रहा है तू, एक बार दोबारा लिख दे। साफ स्पष्ट बोला करो, चाहे हरियाणवी में बोल दिया करो तुम, ठीक है, साफ स्पष्ट बोला करो लेकिन। चलेगा। तीसरा जो मंदिर है, एक मंदिर और याद रख लेना, देवी मंदिर। देवी मंदिर जो है बच्चों, ये सालवन गांव में है। और सालवन जो गांव है करनाल का, इसे हरियाणा के अंदर, अब देखिएगा गांव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, जब मैं पहले गांव लिखवाता था ना बैचेज में, तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, अपने आप को सुपरस्टार घोषित करना शुरू कर देते हैं। अब सुपरस्टार तो तभी बनोगे मेरे भाई जब आप फाइनल लिस्ट में आओगे, है ना। उससे पहले जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी सारी की सारी बातें मान लेना। अब देखिएगा जो मैं गांव आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में गांव पूछे जाते हैं। ये आपने सीटी के पेपर में भी देख लिया होगा, सीमा अंतिल का जिला नहीं पूछा गया, गांव पूछा गया है, ठीक है। तो आपसे गांवों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को जहां पर मैं गांव लिखवाऊं गांव के साथ याद करना है। पिछले बैचेज में जब मैं गांव लिखवाता था तो बच्चे बोलते थे कि सर गांव थोड़ी पूछा जाएगा, ये तो आप एक्स्ट्रा बता रहे हो। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताता भाई, मेरे दिमाग में थोड़ी है मैं एक्स्ट्रा पढ़ूंगा, ठीक है। मैं भी तो इतना ही पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। मैं भी तो जल्दी से जल्दी बैच कंप्लीट करना चाहता हूं, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाऊंगा। और पढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। और आप लोगों को चुपचाप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो मेरे से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आप लोगों को बताता हूं उतना भी तुम कवर कर लोगे तो अपना भला हो जाएगा। तो जहां पर मैं गांव लिखवाऊं गांव के साथ उसको याद करेंगे, जब मैं गांव नहीं लिखवाता हूं तो आप उसे जिले के साथ याद रखेंगे। तो ये 3 मंदिर तुम्हें ध्यान रखने हैं। ये जो सालवन गांव है करनाल का, इस सालवन गांव को बच्चों हरियाणा के अंदर क्या बोलते हैं, मेलों का गांव बोलते हैं। हरियाणा में जहां सबसे ज्यादा लगते हैं मेले, तो उसी को बोलते हैं हरियाणा में मेलों का गांव। हरियाणा में मेलों का गांव। और मेले हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। मेले का मतलब क्या होता है, मेले का मतलब होता है सर भीड़। मेला कुछ नहीं होता, मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है। जब भी तुम घर में सामान बिखेर देते हो तो अपनी जो माँ है वो यही बोलती होगी तुम्हें कि घर में क्या मेला लगा रखा है। मतलब मेला जहाँ चीजें बिखरी हों, जहाँ कोई अनुशासन ना हो, जहाँ लोग भीड़ के रूप में हो, जहाँ भीड़ होगी वो भीड़ यदि अनुशासित नहीं होगी तो उसी भीड़ को हम मेला बोल देते हैं, ठीक है। जहां पर बेरोजगारों की भीड़ लगती है वहां रोजगार मेले लगते हैं। जहां पर सामान को बच्चों हम खरीद के लेके आते हैं उसे व्यापार मेला बोलते हैं, ट्रेड फेयर बोलते हैं। जहां पर पुरानी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटी खरीदे और बेचे जाते हैं उन्हें गाड़ियों का मेला बोलते हैं। और गांव के अंदर बने हुए मंदिर, जहां साल में एक बार गांव और आसपास के लोग बच्चों आस्था को लेकर इकट्ठे होते हैं, उसे हम आस्था के मेले बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेला मतलब मंदिर, ऐसा कुछ नहीं है। मेला इज इक्वल टू भीड़ होता है, जहां पर भी भीड़ लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, मेला बोलेंगे। तो करनाल में आज हमने इतना पढ़ा है, बाकी हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों कल की क्लास में। और आप लोग सुबह जुड़ जाया करो, ठीक है। सुबह आप लोग जुड़ जाया करो और लगातार इसी तरीके से हम क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को मैं कवर करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, बस आप लोग साथ बने रहना, ठीक है। कोई भी इशू आता है तो एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर हैं, वहां पर जाकर आप लोग मैसेज भी करोगे तो वो तुरंत मैसेज मेरे पास आ जाएगा। एप्लीकेशन में कोई इशू आता है उसको लेकर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ठंडे दिमाग से शांत तरीके से तैयारी करते रहिएगा, अनुशासन के तरीके से तैयारी करते रहिएगा, और कोई इशू आता है तो बताते रहिएगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। कुलदीप मेरे भाई, उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे देना बस, ठीक है। कुछ तो सॉल्यूशन करूंगा।